हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 जुलाई और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट यूथ कमीशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, साथ ही निजी क्षेत्र में युवाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करना और इसके अलावा राज्य से बाहर कार्य करने वाले या फिर पढ़ने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे और इनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत में मराठा शासकों द्वारा निर्मित किए गए 12 ऐतिहासिक किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक जो कि पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी, इस दौरान इन ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 11 किले इनमें से महाराष्ट्र के हैं और 1 तमिलनाडु का है। अब ये 12 किले कौन से हैं? तो पहला है सालेर फोर्ट जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरा शिवनेरी फोर्ट जो कि जुन्नर महाराष्ट्र में है, तीसरा है लोहागढ़ फोर्ट जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, चौथा खांडेरी फोर्ट जो कि रेगढ़ महाराष्ट्र में है, पांचवा रेगढ़ फोर्ट जो कि रेगढ़ महाराष्ट्र में है, छठा रेगढ़ फोर्ट पुणे महाराष्ट्र में है, 7वां प्रतापगढ़ फोर्ट सतारा महाराष्ट्र में है, 8वां सुवर्णा दुर्ग फोर्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, 9वां है पन्हाला फोर्ट जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है और 10वां है विजयदुर्ग फोर्ट जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। 11वां है सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है और 12वां है जिंजी फोर्ट जो कि विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। अब भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कितने विश्व धरोहर हैं? तो 44 हैं। अब विश्व धरोहर स्थल होता क्या है? तो ऐसे स्थान जिन्हें मानवता के लिए उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है, उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा में कलिंग रत्न पुरस्कार साल 2024 के लिए था, इससे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अब कलिंग रत्न पुरस्कार, तो इसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी और यह अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि उड़ीसा से संबंधित होते हैं और राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे होते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो आरबीआई द्वारा 16 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के 75 करोड़ से अधिक के भुगतान ई कुबेर के माध्यम से किए जाने की घोषणा की गई है। अगले वित्त वर्ष में इसकी सीमा घटाकर 75 करोड़ से 50 करोड़ करने की योजना भी है। अब ई कुबेर, तो यह आरबीआई का कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। इसे सरकार एवं पीएसयूज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग आरटीजीएस, डीबीटी, टैक्स संग्रह और अनुदान भुगतान के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, सिंदूर ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में मुंबई स्थित कर्नाट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है।
साल 1868 में कर्नाट ब्रिज निर्मित किया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कर्नाट के नाम पर था। साल 2022 में इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और हाल ही में नए ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे सिंदूर ब्रिज नाम दिया गया है। इसकी लंबाई है 328 से 342 मीटर। अगला सवाल है, हाल ही में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोदी नगर। तो अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग 2025, इसका आयोजन 8 से 9 जुलाई 2025 तक किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में किया गया है। इसमें 42 युवा महिला एथलीटों ने भाग लिया, जो कि 8 अलग अलग वजन वाले वर्गों में इन्होंने भाग लिया। इसका उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। साल 2025 से 2026 तक 852 अस्मिता लीग्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि 15 खेल विधाओं का आयोजन किया जाएगा। देश की 70,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी इसमें शामिल होंगी। यह लीग महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता पहल का हिस्सा है। अस्मिता का पूरा नाम है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। अगला सवाल है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईगा स्वियातेक। तो विंबलडन 2025, हाल ही में विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता है, जबकि उप विजेता अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा रही हैं। और पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनेर ने जीता है, जबकि उप विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे हैं। अब टेनिस, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है अफवाह। पहले ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, एफ से फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और यह साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। डब्ल्यू से विंबलडन, यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। और चौथा है ए से अमेरिकन ओपन, या इसे यूएस ओपन भी कहा जाता है, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने 22 और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना विंबलडन है, जो कि साल 1877 से खेला जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद अवार्ड 2024 में सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में सबसे ज्यादा पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीते हैं, जो कि राज्य और जिले दोनों श्रेणी में आंध्र प्रदेश ने कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। आंध्र प्रदेश को कैटेगरी ए में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र को शीर्ष राज्य चुना गया है। राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल और जिलों से कृषि एवं हथकरघा श्रेणी के उत्पादों को भी सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। तो बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, हाल ही में इसका आयोजन 14 से 15 जुलाई 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। इसका विषय था भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और स्थायी साझेदारी। इस कॉन्क्लेव में भाग किसने लिया? तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने। इसके अलावा बंदरगाह मंत्री, अधिकारी, शिपिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक्स प्रदाता और एशियाई विकास बैंक। इसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाना, साथ ही बंदरगाह आधारित कनेक्टिविटी तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पर चर्चा भी किए गए। इस कॉन्क्लेव में क्रूज टूरिज्म, बंदरगाह संबंध, औद्योगिकीकरण एवं औद्योगिक क्लस्टर्स के लिए पीपीपी मॉडल पर भी जोर दिया गया। इस कॉन्क्लेव के दौरान विशाखापट्टनम पोर्ट पर लगभग 276 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। साथ ही बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की स्थापना मुंबई में किए जाने की भी घोषणा सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई।
अब बिम्स्टेक को शॉर्ट में जानते हैं तो यह बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक क्षेत्रीय समूह है। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं 7। ये 7 देश कौन से हैं तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। अगला सवाल है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा और हर राज्य के कम से कम एक जिले में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना की शुरुआत चालू वित्त वर्ष से की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों को शामिल किया जाएगा जिन जिलों में कृषि उपज कम है और खेती पिछड़ी हुई है। इस योजना पे कुल लागत कितनी है, यानी कि इस योजना के क्रियान्वयन में कुल खर्च कितने आएंगे तो 24,000 करोड़ रुपए। 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना। अगला सवाल है, हाल ही में डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटली तरीके से सशक्त बनाना और उनके उद्यमी के तौर पर विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करना। साथ ही एक परिवार एक उद्यमी को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कॉमन सर्विस सेंटर्स संचालित करने का अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना भी की गई है। अगला सवाल है, भारत द्वारा किस वर्ष निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल 2027। तो निशानेबाजी विश्व कप 2027 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में तो नई दिल्ली में। विश्व कप में निशानेबाजी की 3 श्रेणियां राइफल, पिस्टल और शॉट गन का आयोजन संयुक्त रूप से किया जाएगा। अब साल 2028 में निशानेबाजी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन भी भारत में किया जाएगा, जो कि भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और सितंबर-अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा साल 2026 में एशियाई कप की मेजबानी भी भारत द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो कि विपुल एम पंचोली पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब पटना उच्च न्यायालय तो इसकी स्थापना 9 फरवरी साल 1916 को की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मायवर्ट जेम्स जामियर, जो कि 1 मार्च साल 1916 से 30 अक्टूबर साल 1917 तक इस पद पर कार्यरत रहे थे। इनके अलावा कुछ और राज्यों में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, उसे देखते हैं। तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलाश। तो हाल ही में तलाश पहल की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जो कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की गई है। तलाश का पूरा नाम है ट्राइबल एटीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। इसका उद्देश्य है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा, उनके आत्मबोध में सुधार करना, जीवन कौशल का विकास करना और करियर का मार्गदर्शन करना, उनके साथ ही शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देना। इस पहल के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के EMRAs के 1.38 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस
पहल के तहत शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि यह छात्रों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। अगला सवाल है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, हाल ही में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण साल 2024 की रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस पूरे सर्वेक्षण का आयोजन हर 3 साल पे NCERT द्वारा किया जाता है। परख सर्वेक्षण का पुराना नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लास 3, 6 और 9 के छात्रों को भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों पर इस सर्वेक्षण में आंका गया है। इस सर्वेक्षण में देश के 74,229 स्कूल्स, 21,15,022 छात्र और 2,70,424 शिक्षकों को शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में। क्लास 3 में जो कि मूल दृष्टि स्तर पर आंका गया है, इसमें पंजाब को 90 अंक मिले हैं और यह पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, इसे 74 अंक मिले हैं और तीसरे पर 73 अंक केरल को मिले हैं और यह तीसरे स्थान पर है। क्लास 6 को तैयारी स्तर पर आंका गया है, इसमें पंजाब और केरल संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं और इनका कुल अंक है 67। क्लास 9 को मध्य चरण के तहत आंका गया है, इसमें पंजाब को 57 अंक मिले हैं जो कि देश में पहले स्थान पर है पंजाब, दूसरे स्थान पर है केरल और पंजाब के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैस। अगला सवाल है, हाल ही में वृक्ष की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। तो हाल ही में गार्सिनिया कुसुमाई नामक वृक्ष की नई प्रजाति की खोज असम में की गई है, जो कि असम के मानस नेशनल पार्क में पहली बार इसे देखा गया है। इसकी ऊंचाई है 67 मीटर। स्थानीय रूप से इसे थोई कोरा के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर गार्सिनिया की 414 प्रजातियां पाई जाती हैं, भारत में 33 प्रजातियां पाई जाती हैं और असम में 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन हाल ही में फ्रांस के पेरिस में किया गया। इस दौरान अफ्रीका के 3 स्थलों को यूनेस्को की खतरे की सूची से हटाने की घोषणा की गई है। अब ये अफ्रीका के 3 स्थल कौन से हैं जिन्हें की यूनेस्को की खतरे की सूची से हटाया गया है? तो पहला है रेन फॉरेस्ट ऑफ द एट्सिनाना, जो कि मेडागास्कर में है। साल 2010 में इसे खतरे की सूची में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था? तो गहनों की लकड़ी की तस्करी, अवैध लकड़ी की कटाई, वनों की कटाई और लेमुर जैसे महत्वपूर्ण शिकारी दबाव के कारण इसे खतरे की सूची में शामिल किया गया था। अब इसे खतरे की सूची से बाहर करने की वजह क्या है? तो इसके 63% क्षेत्र में वन आवरण की बहाली हुई है और अवैध शिकार व लकड़ी की कटाई में भी भारी कमी दर्ज की गई है। इस वजह से इसे खतरे की सूची से बाहर कर दिया गया है। दूसरा है मिस्र का अबू मीना। इसे साल 1979 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कि प्रारंभिक तौर पर ईसाई धर्म स्थल था। साल 2001 में इसे खतरे की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को के कृषि सिंचाई की वजह से भूजल स्तर वृद्धि से पुराने भवनों की संरचना इसकी टूटने लगी थी, इसलिए इसे खतरे की सूची में शामिल किया गया था। अब इसे खतरे की सूची से बाहर करने की वजह क्या है? तो इसकी भूजल स्थिति में सुधार हुआ है और संरचनात्मक स्थिरता फिर से बहाल हुई है। और तीसरा है ओल्ड टाउन ऑफ गदामेस, जो कि लीबिया में है। साल 2016 के बाद गृह युद्ध, जंगल की आग और बाढ़ गदामेस की निर्माण क्षमताओं को काफी क्षति पहुंची थी, इसलिए इसे यूनेस्को की खतरे की सूची में शामिल किया गया था। अब इसे खतरे की सूची से बाहर करने की वजह क्या है? तो साइट की संरचनात्मक अखंडता इसकी फिर से बहाल हुई है और साथ ही सामुदायिक भागीदारी मजबूत हुई है। खतरे की सूची से इन स्थलों को बाहर करने का मतलब है कि ये फिर से सही हैं। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा देशपांडे।
तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें यह सम्मान व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। सम्मान के तौर पर स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद राशि दी गई इन्हें। ये मूल रूप से सतारा, महाराष्ट्र की रहने वाली है। साल 1960 में इन्होंने दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की थी। यह तीसरी भारतीय हैं जिन्हें की व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन से हैं? दो अन्य। तो पहली हैं इंदिरा गांधी, जिन्हें की साल 1983 में व्यक्तिगत श्रेणी में अवार्ड दिया गया था। दूसरे हैं JRD टाटा, जिन्हें की साल 1992 में व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे। तो अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर रही है ईरान की टीम। इसके कुल अंक है 179। दूसरे स्थान पर रही है भारतीय टीम। भारत के कुल अंक है 157। भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। तीसरे स्थान पर रही है कजाकिस्तान। इसके कुल अंक है 133। अब भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो अंकुश ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और इसके अलावा अमित ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में। और 1 रजत किसने जीता? तो आशवानी ने, जो कि 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीते हैं। तो 5 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो सौरभ ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा सचिन ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में, फिर सचिन ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा विशाल ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा जसपूरण सिंह ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला सवाल है, हरेला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो हरेला उत्सव उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में हरेला उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, जो कि सावन महीने की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर उत्तराखंड में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव से पहले बीज बोए जाते हैं, जिनमें कि 7 से 9 प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जिनमें कि जौ, गेहूं, मक्का, चना, उड़द आदि बोए जाते हैं। उत्सव के दिन हरेला काटा जाता है और बीज भी बोए जाते हैं। हरेला का अर्थ है हरियाली या फिर हरी पत्तियां, जो मानसून के शुरुआत को दर्शाते हैं। उत्सव में लोक नृत्य किए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं और सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा इस मौके पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब वन लाइनर के सवाल। तो पहला है, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो पंजाब सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरन कुमार सिंबाले को। अगला है, किस राज्य ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो तेलंगाना ने। अगला है, किस राज्य में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालने में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में गणेश उत्सव को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र का। अगला है, पीटर रुफाई किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नाइजीरिया के। अगला है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के तौर पर कौन शामिल किए गए हैं? तो प्राजक्ता कोहली। अगला है, $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया। अगला है, हाल में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गज मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो असम सरकार के द्वारा। अगला है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। अगला है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो 133वें। अगला है, हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किया गया है? तो नई द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो प्रिया नायर को। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोटीन के अध्ययन के लिए बायोएम नामक एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली को विकसित किया गया है? अगला है, हाल ही में बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कहां व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किस देश को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान को।
अगला है हाल ही में केयरेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है, तो तीसरा। अगला है हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, तो एमटी विश्वविद्यालय के साथ। अगला है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई है, तो सोनाली मिश्रा। अगला है हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो हरियाणा के। इसके अलावा पुष्पापति अशोक राजू को गोवा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। अगला है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन शिवा। अगला सवाल है हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो नाइजीरिया के। अगला है हाल में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हरिकृष्णन ए। अगला है हाल ही में कहाँ भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। अगला है पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पीएम ई ड्राइव योजना। अगला है अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, तो केरल में। अगला है हाल ही में क्लब विश्व कप के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो चेल्सी ने। अगला है हर साल अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। अगला है हाल ही में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 के लिए कौन चुनी गई है, तो वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज। अगला है हाल ही में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 के लिए कौन चुने गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के एडम मार्क्रम। अगला है हाल ही में मेजर क्रिकेट लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो एमआई न्यूयॉर्क ने। अगला सवाल है हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटका के शिवमोगा में। इसका नाम सीगंदूर ब्रिज रखा गया है। इसकी लंबाई है 2.44 किलोमीटर। इसकी कुल लागत कितनी आई है, यानी कि इस ब्रिज के निर्माण में कुल खर्च कितनी आई है, तो 472 से 473 करोड़। अगला है सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है हाल में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अगला है हाल ही में बी सरोजा देवी का निधन हो गया है, कौन थी, तो कन्नड़ अभिनेत्री थी। अगला है हाल ही में भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला है हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सिक्किम में। अगला है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 97वां। अगला है हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने भारत में कहाँ अपना कैंपस खोला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले आंद्रे रसेल किस देश के क्रिकेटर हैं, तो वेस्ट इंडीज के। अगला है हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो दीपिका सहरावत।